अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आ रहे हैं ज़ियाबीतस नो प्रॉब्लम, मैनेज विद डॉक्टर नवीद शहजाद। और इस प्रोग्राम की इस कड़ी में, आज की कड़ी में, हम एक अछूते टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब ज़ियाबीतस होती है तो उसकी पेचीदगियाँ पूरे जिस्म में आने लग जाती हैं। डॉक्टर नवीद शहजाद हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब का तारुफ एक दफ़ा फिर से कराता चलूँ। डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ पे कंसल्टेंट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्रिनोलॉजी में जो है अपनी फेलोशिप जो है परसू कर रहे हैं और इससे पहले इंटरनल मेडिसिन में अपनी फेलोशिप कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि डायबिटीज़ में पेचीदगियाँ सामने आने लग जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स जब हाई होते हैं, हमारी आसाबी तारें यानी कि जो हमारा दिमाग है उसमें से आसाबी तारें निकल कर पूरे जिस्म में फैलती हैं और हमारे ना सिर्फ जो पट्टे हैं उनको जाती हैं बल्कि हमारे जो उज़लात हैं, उज़्व हैं, उधर भी जाती हैं, यानी विसरा, एब्डोमेन में, हार्ट में। ये फरमाइएगा कि जब काफ़ी लंबे अरसे तक डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो, शुगर बड़ी हो, तो आसाबी तारों पर क्या असरात पड़ते हैं, कहाँ कहाँ असरात पड़ते हैं? अच्छा, जो जैसे हमारा टॉपिक है डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरो जो है वो पैथी, जिसमें जो असाबी तारों का कौन सा टॉपिक है? डायबिटिक ऑटोनॉमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो उज़लाती सिस्टम है जिसमें तारें जाती हैं, मतलब नर्व्स और ये सारी जो चीज़ें हैं जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म्स में नर्व्स कहते हैं या हम उर्दू में हम तारे कह सकते हैं, वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को सप्लाई करती हैं। उनका काम होता है, इसमें कुछ होती हैं जो कि हमारे अज़ा के फंक्शंस को, कामों को ज़्यादा करते हैं और कुछ कम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है। तो जब शुगर लंबे अरसे के लिए होती है तो ये बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। उनमें से कुछ तारें जल्दी असर करती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। तो फिर उसकी वजह से जिस्म के जो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं, जैसे दिल है, ठीक है, दिल के ऊपर असर आता है। दिल में ये तारें होती हैं, दोनों तरह की होती हैं, जो कि दिल के फंक्शन को ऊपर भी करती हैं और नीचे भी, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे अंथड़ी हैं जिन्हें हम इंटेस्टाइनल या फिर जो है वो एब्डोमिनल जो है वो जीआईटी सिस्टम कह सकते हैं। उसके अलावा जेंट्रो यूनरी है जो कि हमारा मसाने का और पेशाब का जो सिस्टम है उसके ऊपर है, ठीक है। फिर हमारी जो नसें हैं, जो रगें हैं, जो पट्ठों को सप्लाई करती हैं, वो सबसे अहम है। वो हम इस जो है वो प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे चलेंगे हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे जो है जिस्म के जो गदूद हैं, जैसे पसीने वाले गदूद हैं, उनके ऊपर भी इनका असर होता है, ठीक है जी। ये वाले तो आसाबी तारों पर क्या असरात मुरतब होते हैं? आसाबी तारें अज़ ख़ुद जो हैं उनको क्या इफ़ेक्ट होता है? उनकी अपनी ब्लड सप्लाई भी होती है, उन पे क्या असरात मुरतब? अच्छा, होता ये है कि बेसिकली जब बहुत लंबे अरसे के लिए मरीज़ को शुगर होती है और उससे ये होता है कि एक तो नसें खुद ब खुद जो उनका फंक्शन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उनको जो नसों की सप्लाई जा रही होती है उसमें भी ख़राबी हो सकती है या बग़ैर इसके भी हो सकती है कि शुगर अगर लंबे अरसे के लिए लेगी तो वो नसों को खुद ब खुद ख़राब करना शुरू कर देती है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो इसमें होती है ये कि और सारे जो काफ़ी सारे जो और अवामिल है जो इसमें बरूकार लाते हैं। जैसे अगर मरीज़ को साथ में कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इन मसाइल को बढ़ा देगी, साथ में अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है वो बढ़ा देगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे मीठे का इंटेक है वो ज़्यादा होगा तो शुगर बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से ये तारें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके बारे में जो एग्जैक्ट जो इसके पीछे पैथोलॉजी है वो मतलब सारी स्पेकुलेशंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक वो कहते होते हैं कि अननोन मैकेनिज़्म के थ्रू करती है, या जितनी भी थ्योरी इसके बारे में या जितने भी जो है वो अवामिल इसमें दरपेश होते हैं वो सारे एक वो कहते हैं कि सारा कुछ लिखने के बाद, मतलब बहुत सारा लिटरेचर लिखने के बाद भी कहते हैं कि ये अननोन है, हमें पता नहीं है, डिटेल जो है वो अंडरस्टूड नहीं है। लेकिन जो मेन जो फैक्टर हैं वो दो हैं, वो ये कि एक जो शुगर का ज़्यादा होना है और दूसरा जो उसकी ब्लड सप्लाई, जिसे वास्कुलर कहते हैं सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है उसको जो अवामिल अफेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो उसकी ब्लड सप्लाई को कम करती हैं। तो उससे ये ज़्यादा शुगर होना और इधर से ब्लड सप्लाई कम होना, दोनों मिलाकर
जो है उन तारों को कमज़ोर करते जाते हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ जिस्म के उज़्वों के ऊपर जो है वो अपने असरात दिखाते हैं। डॉक्टर नवीद ये बताइए कि आसाबी तारों की जो भी पेचीदगियाँ हैं उनके रिस्क फैक्टर्स जो आपने बताए हैं वो यही हैं या इससे अलग है कोई? यही हैं हमारे जो आम तौर पे, जैसे शुगर का कंट्रोल ना होना, ब्लड प्रेशर हो जाना, ठीक है, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी होना, ये चीज़ें हैं। कुछ हमारी ड्रग्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, जो साथ हम ले रहे होंगे वो अफेक्ट कर सकती हैं। और हाई BMI जो कि हम काफ़ी दफ़ा पहले भी बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, अगर वो हाई होता है तो उसके अंदर हो सकता है, यानी कि अगर वज़न ज़्यादा हो। वज़न ज़्यादा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आसानी के लिए, समझने के लिए आपके सामने एक मफरूज़ा रखूँगा, आप बताइएगा कि इससे कुछ तुक बनता है या नहीं बनता। मिसाल ये है, जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल का ज़िक्र किया, आपने हाई ब्लड शुगर लेवल का ज़िक्र किया। अगर खून में शुगर लेवल ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होगा कि शीरे की तरह का एक महलूल टाइप बन रहा है, तो वो इतना फ्री फ़्लो नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई है, अगर ड्रेन की मिसाल हम लें जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई जा रही है तो ड्रेन चोक हो सकता है। तो अगर किसी की ब्लड शुगर भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई भी ज़्यादा है और चलते चलते बड़ी मोटी शरियानों से आगे बढ़ते बढ़ते छोटी कैपिलरीज़ तक बात पहुंच गई, यानी छोटी जहाँ पे पाँव के एंड हैं या आँखों के पीछे नसें हैं या हमारे दिल की हैं या हमारे निज़ाम इंहिज़ाम की हैं, जहाँ छोटी छोटी नसें हैं। सपोज़ किसी की अगर शुगर भी ज़्यादा है और चिकनाई भी खून में ज़्यादा है और उसकी ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो वो जो नर्व्स हैं, जो असाबी तारें हैं, वो तो मेरे हिसाब से छोटी शरियानों से भी बारीक होती हैं और उनकी अपनी भी ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर वो ब्लड सप्लाई उनको सही नहीं पहुंचती तो उनका जो अफ़आल हैं और फिर जो रिसेप्टर्स हैं, जिन रिसेप्टर्स की बुनियाद पे फीडबैक ब्रेन को जाती है, और वो जो आपने अभी फरमाया है कि या तो वो उस फंक्शन को, दिल की आपने फरमाई बात कि या तो तेज़ करता है या स्लो करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि या तो वो सिंपथी शो करता है या वो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है। मैं एक्चुअली नाम लेना चाह रहा था क्योंकि ऑडियंस के लिए वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। आम ज़बान में जैसे हम मेडिकल में पढ़ते हैं फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम, भी इसी में जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो होता है फ्लाइट, यानी कि आप एग्रेसिव हो रहे हो, ठीक है। अगर आप कूल डाउन है, आराम से अगर एग्रेसिव हो रहे हैं तो ये कौन सा सिस्टम ओवरराइड कर रहा है? हाँ, सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा है। आंखें जो पुतलियां फैल जाती हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, भूख गायब हो जाती है। और जब भूख लगे और आप इजी हैं या जैसे सेक्सुअल बिहेवियर है तो ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम, ये दोनों आपस में मतवाजन चलते हैं। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि ये सिस्टम्स जो हैं जिन जिन आज़ा के ऊपर काम करते हैं वो वाले अफेक्टेड होते हैं। क्लियर्ड। अच्छा, अब आपने प्रोग्राम के आगाज़ में फरमाया कि दिल के ऊपर भी असर पड़ता है, निज़ाम इंहिज़ाम का भी जिक्र किया, यूरिनरी सिस्टम का भी किया। मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर जो भी असर होता होगा। आज डॉक्टर साहब ये बताइए कि दिल के ऊपर डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के क्या असरात हैं? अच्छा, जो दिल के ऊपर डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है उसको हमारे मेडिकल में कार्डिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं, CAN, जैसे कनाडा है तो इसी तरह CAN है। तो इसकी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब जो है इसमें दिल की धड़कन के तेज़ होने से लेकर, ठीक है, दिल के जो है वो क्या कहते हैं दिल के मसाइल तक, जैसे दिल का अटैक हो जाना, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब होता ये कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक का बैलेंस रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम ख़राब होगा तो हमारा दूसरा सिस्टम उसको ओवरराइड कर लेगा। जैसे अगर शुरू में मरीज़ की जब नसें अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं तो उसको बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ महसूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, फिर ये होगा कि
एक ऐसा वक्त आएगा कि हार्ट रेट एक जितना हो जाएगा, मतलब यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इक्वली इन्वॉल्व होगी, मतलब दोनों एक साथ, तो क्या होगा कि एक यानी कि 80-90 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। उसकी हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज या नॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट के साथ जो वेरिएशन होती है हार्ट रेट की, यानी कि नॉर्मली एक्सरसाइज हम करेंगे तो दिल की धड़कन तेज़ होगी, लेकिन जब ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी उसे पूरी तरह अपनी जगड़ लेगी तो ये क्या होगा कि हार्ट रेट एक फिक्स हो जाएगा, 80-90 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अब जो दिल के जो नॉर्मल सिस्टम है, रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिव ही नहीं होते, मतलब आपको अगर दर्द हो रही है तो वो एक्टिव नहीं होंगे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्टिव नहीं होंगे। तो इससे ये होता है कि अगर खुदा ना खासा दिल का अटैक हो तो मरीज़ को पता नहीं चलता, फीडबैक ही नहीं जाएगा। हाँ, फीडबैक ही नहीं, मतलब अब सिस्टम नहीं है ना, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिल को एक स्टिल है वो सिग्नल जा रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज में जाके डेवलप होता है। शुरू में जो सबसे पहले अलामतें आनी शुरू होती है उसमें बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, एक जिसे हम कहते हैं पोस्टल हाइपोटेंशन, यानी कि पोस्चर के साथ ब्लड प्रेशर का गिर जाना, यानी कि मरीज़ अगर जो है वो लाइंग पोजीशन है, अगर लेटा हुआ है, उससे अगर वो सिटिंग में खड़ा होता है तो उसको उसका ब्लड प्रेशर सिटिंग में आता है या खड़ा होता है? हाँ, या खड़ा हो जाए, तो उसमें ये होता है कि जिस्म का ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें प्रेशर कम होता है, तो उससे उसके गिरने का अंदेशा होता है। वो क्या पूल कर जाता है? हाँ, ब्लड पूल कर नीचे जाता है, जैसे है? पोस्टल हाइपोटेंशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरियानें हैं, उसको भी ये सिस्टम अफेक्ट कर रहा होता है, तो वो इस तरह की चेंजेस आती हैं कि वो सारा ब्लड ऐसे ही समझ ले कि जैसे एक वेसल है और ब्लड नीचे की तरफ जो है वो एक बर्तन है उसमें नीचे की तरफ गिर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम खड़े होते हैं तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी कशिश शकल की वजह से जाता है, हार्ट जो है वो पंप करता है। वो जब तो ये क्लोज सिस्टम, बिल्कुल क्लोज सिस्टम में जो पंप करता है तो वापस आना चाहिए। और जो हमारी कुछ वरीदे हैं उनमें वैल्व कुछ इस तरह से शायद लगे होते हैं कि ऊपर तो ब्लड जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। पर ये सिस्टम जो है अगर ख़राब हो जाए तो उसमें फिर नीचे ही रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारी वेसल्स होती हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस यानी कि एक मुज़ामत होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि वो वापस आने की, पीछे आने के साथ, वो भी ख़राब होती है। तो ये होता है कि जब मरीज़ जो है जैसे ही खड़ा होता है तो नॉर्मली हार्ट को कंपनसेट करना चाहिए। एक मरीज़ अगर जो है वो, जब बंदा जो है वो लेटा हुआ तो वो खड़ा होता है तो उसे चाहिए कि जब बैठता है, उठ के बैठता है, तो उसकी वेसल्स को एक सपोर्ट होनी चाहिए। वेसल्स की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर होती हैं, जब वो कमज़ोर होंगी, उनकी सप्लाई नहीं होगी, पीछे से नसें ख़राब होंगी, तो क्या होगा कि वो ब्लड प्रेशर उस तरह से बढ़ा नहीं सकेंगे। जब वो बढ़ाएंगे नहीं तो वो ब्लड प्रेशर नीचे फॉल डाउन हो गया, वो प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा। अगर मरीज़ को इस तरह होगा तो उसमें क्या होगा कि मरीज़ के गिरने का ख़तरा होगा, फिर मरीज़ को बेहोशी में जाने का ख़तरा होगा, फिर चोट लग सकती है, गिरता है सर पर चोट लगती है तो दिमाग का मसला हो सकता है उसको, ठीक है। दूसरी ये चीज़ के बाद ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनका मैंने अभी बताया कि दिल के अटैक हो चुका होता है लेकिन पता ही नहीं चलता, ठीक है। वो ये होता है कि वो 5-6 दिन बाद दिल का अटैक जिनको हो रहा होता है उनको पता कैसे चलता है? उनको पता ये इस तरह चलता है कि जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि दिल पे दबाव महसूस होता है, लेफ़्ट साइड जिस जगह हार्ट होता है लेफ़्ट साइड पे एक दबाव महसूस होता है, साथ में उसे पसीना आना शुरू होता है, ठीक है। एक दर्द निकलती है जो कि बाजू से आती है, लेफ़्ट बाजू की तरफ इधर जाती है और हमारे ये जॉ की तरफ आती है, मतलब जबड़े की तरफ आती है। ये डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो रहा होता है कि दिल की ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होती है? हाँ, कम हो और रही है, उसमें मसल जो है उसमें दर्द फिर आ जाता है। दर्द उस असल में रिसेप्टर्स हैं ना, और उसके साथ नर्व्स हैं, हमारा असाबी तारों का जो सिस्टम है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये सुन्न होता है, जैसे सुन्नपन हो जाना होता है, तो वो क्या होता है वो काम नहीं कर रहा होता, तो मरीज़ को दर्द हो भी रही होगी, उसको हल्का फुल्का पसीना आएगा लेकिन वो फील नहीं करेगा, वो कहेगा ये रूटीन की बात है और वो चला जाएगा। फिर इसी तरह जब वो बात आइडियली एक्टिविटी ख़त्म कर देनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है लेकिन दिल के मसाइल के लिए लोगों को स्क्रीन किया जाता है बाहर, साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं कि जो बिल्कुल पता भी ना चले दिल का मसला हुआ, वो दिल की किसी दीवार को डैमेज करके गुजर जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का एक जो कार्डिक जो सबसे है, क्योंकि हम बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखते हैं अपनी रूटीन में कि जो अपनी ECG करा के लाते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपको दिल का मसला हुआ था, वो कहते हैं नहीं हुआ था डॉक्टर साहब, हमें तो पता ही नहीं चला। पर ECG में आ रहा होता है दिल के जो पट्टा होता है, जिस जगह पे वो कमी खून की हुई होती है या ऑक्सीजन की, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। वो ठीक हो सकता है बाद में? नहीं, जो डैमेज है वो परमानेंट डैमेज है, ठीक है। बाद का ये होता है कि डिपेंड करता है कितना बड़ा दिल का अटैक होगा, अगर छोटा है तो वो थोड़े हिस्से को डैमेज करेगा, ठीक है। जो बड़ा है वो दिल के उस हिस्से की मूवमेंट ख़त्म कर देगा,
जब वो मूवमेंट ख़त्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को सांस फिर चढ़ जो वो पंपिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसलिए जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज़, जिनको एमआई के साथ भी डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, यानी कि उनको कोई वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो रूटीन की घबराहट है, मुझे पसीना आता है, मैं काम करता हूँ, ये जैसे मजदूर आता है वो कहता है पता ही नहीं था डायबिटीज़ है उसको। तो इसी तरह दिल के मसाइल हैं, उनमें से एक साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया बहुत अहम है। हमें चाहिए कि हम अपने पेशेंट्स को उसके लिए स्क्रीन भी करें, उसमें ईसीजी कराएं, स्ट्रेस जो है वो टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि पेशेंट अगर फिज़िकली ठीक है तो हम उसे एक्सरसाइज मशीन होती है उसके ऊपर दौड़ा के सर्टन हार्ट रेट अचीव करके तो उसमें कर सकते हैं। डॉक्टर नवीद शहजाद, ये बताइए कि दिल के आपने जो मामलात बताए हैं उसमें एक तो उसकी पंपिंग कैपेसिटी है, इस पंपिंग कैपेसिटी के पीछे कोई इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस भी होती हैं। वन क्वेश्चन इज दिस। नंबर टू क्वेश्चन इज़ कि इसके अंदर कोई वैल्व्स होते हैं जो कोई बंद हो जाता है, कोई खुल जाता है तो वो उसमें सर्कुलेट करता है, कोई फेफड़ों में खून जाता है, कोई जो है। अच्छा, ये इस हम थोड़ा सा इससे फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो आपने बातें फरमाई हैं उसमें जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं उनमें आपने फरमाया कि कम आ रहा है खून, एक ये मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल को एज सच जो उसका पूरा फंक्शन है वो इफ़ेक्ट होता है डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में? देखिए, जो दिल के जो मेनली जो इफ़ेक्ट हैं, जो मेन है उसमें जो, क्योंकि हमारे जो बाकी जो है दिल का एक अपना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वेरियस नोड्स हैं, उसका अपना एक तारों का सिस्टम है, वो अगर इफेक्ट होगा तो वो डिफरेंट है इफेक्ट। इसमें जो मेनली इफेक्ट है वो ये है कि इसमें जो एक तो मायोकार्डियल इस्कीमिया जो हो सकता है, दूसरा उसको ब्लड प्रेशर की चेंजेस हो सकती हैं, दिल की धड़कन की चेंजेस हो सकती हैं, मरीज़ बेहोशी में जा सकता है, तो ये ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। इसमें जो स्टडीज़ हैं, ये जो लिटरेचर लिखा गया उसमें ये होता है कि क्योंकि दिल का एक अपना मैकेनिक्स भी है, एक अपना सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है, वो जब वेल्व्स का लीजन होगा तो वो वेल्व्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब उसका जो वेल्व्स है उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसकी डिफरेंट बीमारी हैं कि वो कैसे अफेक्ट होंगे। मैं ये जो मैसेज कन्वे करना चाहिए वो ये है कि अगर मरीज़ को साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, यानी कि छुपा हुआ दिल का अटैक हो जाता है, उससे उसकी वो दिल की दीवार ख़राब होगी, ठीक है। वो दिल की दीवार इसलिए ख़राब हुई क्योंकि उसको इस्कीमिया हुआ। इस्कीमिया उसको इसलिए हो, यानी कि उस जगह की ब्लड सप्लाई गई, या वो इस वजह से हो कि उसको डायबिटीज़ थी, उसको पता ही नहीं चला। हम ये मतलब मेरा ये असल बात आप ये बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड प्रेशर का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर शरियानों के अंदर मुख्तलिफ होता है और जो बाहर उससे बाहर जो होता है टिशू, उसमें भी कोई प्रेशर होता है, इसका भी कोई ताल्लुक है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी से? वो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है, जो कि हमारी जो पेरिफेरीज की जो आर्टरीज हैं, मतलब बाहर की जो शरियानें छोटी, वो रेजिस्टेंस एक क्रिएट करते हैं, मज़ामत, उसमें भी फॉल आता है, उसमें भी कमी आती है, जिसकी वजह से वो जो ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है उसकी रीडिंग भी इसीलिए डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम हो चुकी होती है, यानी कि मज़ामत कम होती है। जो नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं वो उसमें ये होता है कि एक तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मज़ामत कम, दूसरा उनके रिसेप्टर्स उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से रूटीन में प्रेशर सेंसेशन और इन चीज़ों के ऊपर लेते हैं। वो मैं उसको इसलिए ब्लड वेसल्स को ज़रा थोड़ा सा पीछे रखना चाह रहा हूँ कि हम इसको हार्ट को लेंगे और वेसल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे। इसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, सेपरेटली पहले इसका एक बना के पूरा कि क्या वेसल्स क्या होती हैं, वो कैसे होती हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर किस तरह के होते हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि हम इससे थोड़ा सा क्या कहते हैं मुख्तलिफ रखें तो ज़्यादा बेहतर। वो फिर जो है ना वो बड़ा सिस्टम जो है ना वो हम इसी हार्ट और ब्लड वेसल्स और टिशू वेल्व के अंदर फिरते रहेंगे। हमारा जो है वो मेरा जो इस में मेन जो है कन्वे करने का मकसद ये था कि हम हार्ट की बताएं कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से लोगों को मसाइल हो सकते हैं, दिल के मसाइल हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को हमें जो है वो, और ब्लड प्रेशर का गिर जाना, जैसे लोग शुगर के मरीज़ हैं वो गिर भी जाते हैं, लोग कहते हैं सिर्फ शुगर कम होने से नहीं गिरते, वो इसलिए भी गिरते हैं, ब्लड प्रेशर में भी कमी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, हम किसी और प्रोग्राम में इस पर भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज़ है या जब शुगर बड़ी होती है, ये बड़ी वेसल्स को भी मुतासिर करती है, छोटी को भी? छोटी को भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ जो है वो मैंने एंड पे रखा हुआ है कि हम उसको एक सब्सिक्वेंट प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए उसको ज़रा अभी बाद में डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, अब ये तो दिल के मतलब हमने कुछ बातें की, और भी आज़ा के मतलब आपने जिक्र किया है।
हमारी जो इंहिज़ाम का सिस्टम है, हाजमे का सिस्टम है, मैदा और अंतड़ियाँ, इनके ऊपर क्या असरात? अच्छा, इनके ऊपर 3 मेन बड़े असरात हैं हमारे। एक तो ये है कि जो जिसे हम कहते हैं रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि तेज़ाबियत का गले में लगना, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमारे जो है वो हमें हार्ट बर्न होता है, यानी कि मैदा सड़ता है। ठीक है, ये छाती में जलन महसूस होती है। एक ये है। दूसरा ये कि क्यों होती है? हाँ, अभी उसकी तरफ आते हैं ऐसे। दूसरी जो दूसरा होता है उसे गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं, यानी कि जो मैदे का सिस्टम है, बैलेंस है खाली होने का, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। तीसरा डायरिया होता है मरीज़ को। ठीक है, तीसरा जो होता है वो डायरिया, लूज मोशन। हाँ, लूज मोशन जिसे हम कह सकते हैं। जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है उसमें ये होता है कि हमारा बेसिकली क्योंकि निज़ाम नज़ाम है, उसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एसोफेगस है। ठीक है, जैसे नाली, हाँ, नाली जैसे ग़ज़ा की नाली, जैसे ऊपर वाली नाली जो कि मैदे से कनेक्ट होती है। इस जहाँ ये मैदे से कनेक्ट होती है वहाँ पे एक स्फिंक्टर या एक वेल्व है, यानी कि कंट्रोल मैकेनिज़्म है। जब डायबिटीज़ होती है तो ये वाला जो स्फिंक्टर का कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है। वो लूज़ ये होता है कि नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो एक दफ़ा जब नीचे चला गया खाना तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, मतलब क्लोज रहता है। ठीक है। अब डायबिटीज़ में ये होता है क्योंकि तारें ख़राब होती हैं तो वो ये जो स्फिंक्टर है ये लूज़ होता है, लैक्स हो जाता है। वो ये होता है कि जो मैदे की तेज़ाबियत होती है वो ऊपर हमारे पास जो है वो वापस आना शुरू हो जाती है। नॉर्मल भी लोगों में होती है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए, ग़ज़ा की नाली के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो मरीज़ को ऐसा लगता है कि जैसे जलन हो रही है, तेज़ाबियत। हाँ, तेज़ाबियत, हाँ। और ये क्योंकि दिल के करीब होता है तो उसको तो हार्ट, बाद लोग कहते हैं कि दिल का मसला भी हो रहा है। इसीलिए भी अब हम रूटीन में ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो मरीज़ 50 ईयर से ऊपर हो, अगर वो इवन जो हमारे पास मैदे की दर्द के साथ या एपीगैस्ट्रिक पेन जिसे हम कहते हैं, हमारे एपीगैस्ट्रिक बिल्कुल नीचे जो है, ये जो हमारी सामने वाली हड्डी है बड़ी जो दिल के ऊपर आती है, उसके नीचे वाले हिस्से में दर्द हो, जब ये हो तो हम ईसीजी भी करा लेते होते हैं, क्योंकि बाद का मरीज़ को समझ नहीं आ रही होती कि ये दिल की दर्द है या मैदे की दर्द है। और काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो कि मैदे की दर्द के साथ ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन उनको दिल का मसला हो रहा था, वो बाहर जाते हैं और लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसकी वजह पेचीद। अब ये एक तो ये सिस्टम होता है। दूसरा ये होता है कि क्योंकि शुगर बड़ी होती है तो क्या होता है कि हमारा जो है ये सारा जो बैलेंस है, जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस है, ये ख़राब हुआ होता है। तो क्या होता है कि मैदा जो है वो जल्दी भर जाता है, ठीक है, लेकिन खाली लेट होता है। वो ये होता है कि मरीज़ ने खाना खाया हुआ होता है और वो क्योंकि वो उसको हज़म होने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो अभी खाना, क्योंकि मैदे के अंदर और मैदा जो है वो तेज़ाब बनाई जा रहा होता है, तो उसमें भी वो तेज़ाबियत ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि तेज़ाब ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो इसलिए मरीज़ को तेज़ाबियत ज़्यादा महसूस होगी और वो उससे तंग होगा। स्पेशली क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि ओवरवेट भी होते हैं डायबिटीज़ में, तो जब ओवरवेट होते हैं तो उससे भी मैदे पे प्रेशर पड़ता है, उससे भी तेज़ाबियत गले में लगती है, जिसकी वजह से होता है। अब जो गैस्ट्रोपेरेसिस है, जो मतलब मैदा जो है जिसे हम दूसरी जो इसकी बीमारी है, उसमें यह है कि उसमें मरीज़ की एक तो उसको मतली होती है, उल्टी आने का ख़तरा होता है। दूसरा ये कि जल्दी पेट भर जाता है, क्योंकि मैदा जो है वो काम तेज़ी से नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहा होता, स्लो कर रहा होता है। तो क्या होता है, वो 4-5 नवाले खाएगा तो शुगर का मरीज़ अक्सर कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो पेट भर जाता है, मुझे मतली होना शुरू हो जाती है, तो उल्टी होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो खाना मैदे में जाता है तो मैदा उसको अंदर कुछ डाइजेस्ट करता है अपना, अच्छा, आगे हिलजुल करके आगे निकालता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। उसमें दूसरी ये कि जब शुगर ज़्यादा होती है तो शुगर खुद जब ज़्यादा होती है तो ये मैदे की जो खाली होने की सलाहियत है उसको स्लो कर देती है, क्योंकि वो रगों पे ऐसा असर डालती है। तो इसलिए मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब या तो मुझे उल्टी आती है, मतली रहती है, पेट जल्दी भर जाता है, पेट फूला फूला रहता है, ठीक है, पेट में गैस महसूस होती है। तो ये सारे वो होते हैं क्योंकि बैलेंस ख़राब होता है, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें हो रही। तीसरी जो चीज़ है वो जो अहम है वो डायरिया, यानी कि लूज स्टूल होना, मरीज़ को मोशन लग जाते हैं। बाद मरीज़ ये कहते हैं हमें कब्ज़ भी हो जाती है, बाद कहते हैं मोशन भी अल्टरनेट हो जाता है। तो ये बड़ा एक जो है वो करैक्टरिस्टिक होता है। डायबिटिक मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब देखें मैं तो खाना खाता हूँ तो मोशन लग जाता है, ना खाऊँ तो कब्ज़ हो जाती है, ठीक है। उसमें भी सारा जो मसला है वो इसी बैलेंस का है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है। और इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जो कि अंथड़ियों का अपना होता है, ठीक है, अंथड़ियों का अपना निज़ाम भी होता है, वो भी इसी तरह ऑटोनॉमिक होता है, उसमें भी चेंजेस आती हैं। जब अंथड़ियों में जब ऊपर से खाना स्लो ज़ाहिर होगा तो अंथड़ियों में से स्लो मूव करेगा, जब स्लो मूव करेगा क्या करेंगे कि बैक्टीरिया बनते हैं, वो उनकी ओवर ग्रोथ होगी,
ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे, वो ज़्यादा करते हैं, वो गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो मरीज़ को गैस में डिस्टेंशन होती है, दर्दें वगैरह होती हैं। तो इसी तरह मरीज़ में बात का अगर वो खाना नहीं है, वो खाना बिल्कुल छोड़ देगा तो कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है, वो कहता है कि मूवमेंट नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं। तो इसलिए ये 3 बड़े इसमें इफ़ेक्ट जो हमारे आ जाते हैं निज़ाम में। हल क्या है? हाँ, हल ये है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि डायबिटीज़ कंट्रोल है, मतलब शुगर को कंट्रोल किया जाए। दूसरी जो अहम चीज़ ये है कि खाने की हैबिट्स को चेंज किया जाए, यानी कि मरीज़ स्मॉल मील ले, मतलब छोटे छोटे खाने ले, बेशक 3 के बजाय 4 कर ले दिन में। दूसरा ये कि जो जिन लोगों को रिफ्लक्स का मसला होता है, यानी कि तेज़ाब गले में लगता है, वो रात को खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का वक्फा रखें, और जब रात को सोएं तो 1 या 2 तकिए ले लें, ताकि उनका ऊपर वाला हिस्सा जो है, वो जो गर्दन वाला है, वो थोड़ा ऊपर रहे, और मैदे की अगर तेज़ाबियत आती है तो वो नीचे की तरफ ही रहे, ऊपर ना लगे, ठीक है। तीसरी ये चीज़ है कि वो अपने वेट को कंट्रोल करें। चौथी जो चीज़ है वो दवाइयाँ हैं इसके लिए, ठीक है। दवाइयों में क्या है कि हम प्रो काइनेटिक एजेंट देते हैं। प्रो काइनेटिक एजेंट ऐसे होते हैं जो कि मैदे की मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं या नॉर्मल की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें से एक बड़ी कॉमन दवाई है जो मोटिलियम मेटोक्लोप्रामाइड, जो हम यूज़ करते हैं मरीज़ों के अंदर, वो आप दे सकते हैं खाने से पहले भी। इस तरह एक एंटीबायोटिक है जिसे एरिथ्रोमाइसिन कहते हैं, वो पहले यूज़ होती थी, अब क्योंकि उसके अपने बाद लोगों को मैदे में दर्द होती है उससे, तो इसलिए लोग अब वो यूज़ नहीं करते। इसके अलावा वेरियस और ड्रग्स हैं जो कि कुछ सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स हैं, ये एंडोक्राइन से रिलेटेड हैं, इसमें हम किसी दिन हम इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। ये ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो डायरिया और वो है, उसके लिए मरीज़ को हम सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक में क्या मुराद है कि अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो हम उसे कोई एंटी डायरल ड्रग्स देंगे, फिर उसे कहेंगे अपना पानी ज़्यादा लें, नमकियात का बैलेंस पूरा करे, ऐसी चीज़ ना खाए जिससे डायरिया ज़्यादा होता है, और अपनी मूवमेंट्स को बेहतर रखें। जो कोर जो सबसे अहम चीज़ है वो शुगर का कंट्रोल है, पहली चीज़, और दूसरा ये कि खाने में तब्दीली है। ठीक है, शुगर का कंट्रोल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपनी ब्लड शुगर चेक करें, और HbA1c भी ठीक है। HbA1c और दिल की जो आपने बातें की हैं, जो दिल के मसाइल थे, दिल के मसाइल में ये है कि उसमें दिल के जो मसाइल हैं उसमें ये है कि अपनी जो है वो प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं, ठीक है। हम उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेस्ट हो जाएंगे मरीज़ के लिए, फिर वो आम ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आम है उसमें जो अगर उनको फ़ील होता है कि कोई डिस्कम्फर्ट है, मतलब कोई बेचैनी है, तो वो जाएँ अपनी बेसिक टेस्ट ECG कराएँ, फिर उसके बाद दिल का अल्ट्रासाउंड एकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, फिर जो है वो स्ट्रेस जो है वो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी स्कैनिंग टेक्निक्स हैं वो करा सकते हैं। और डॉक्टर साहब वो जो आप कह रहे थे कि खड़े हों एकदम, हाँ, या लेटे हुए से खड़े हों तो वो एकदम उसमें ब्लड प्रेशर, हाँ, उसमें ये सबसे अहम चीज़ है कि अपने पानी की मिकदार बेहतर लें, मुनासिब लें। अगर कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं या ले रही हैं पेशेंट, तो वो बंद कर दें, ठीक है। सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा, नमक थोड़ा ज़्यादा लें, लेकिन इतना ना लें कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे। और जो एक इसके लिए जो दवाई है जो आम हम यूज़ भी करते हैं पेशेंट्स में, जिनमें पोस्टल हाइपरटेंशन होती है, अगर सारी चीज़ों से ना हो, इसके अलावा एक स्टॉकिंग्स आती हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कहते हैं, वो मिलती हैं मार्केट से। तो वो उससे क्या होता है, वेसल जो है उनके अंदर वो ब्लड जो है वो ख़ास प्रेशर से रहता है, तो वो पूल डाउन नहीं होता नीचे। हाँ जी। और एक और जो चीज़ है वो ड्रग है, डैट इज़ फ्लूरोकॉर्टिसोन है, वो मिनरलोकॉर्टिकाइड है, स्टीरॉयड टाइप है। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो बॉडी में नमक को रिटेन करता है, और उससे हो जाए। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि वो लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसमें पानी बढ़ सकता है। तो इसलिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ज़िंदगी की चेंजेस हैं, यानी कि वो मरीज़ जो है वो अब नमक और इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के असरात हमारे दिल पे और निज़ाम पे कैसे पड़ते हैं, इसके मुतालिक ज़्यादा फोकस करके आपने बताया। हम आगे भी जो नर्वस सिस्टम है और जो मोटर सिस्टम है और सेंसरी सिस्टम है और जो भी असाबी तारों से जुड़ी हुई बातें हैं वो और भी प्रोग्राम्स में करेंगे, और इंशाल्लाह हम इसमें जो है वो डिप्रेशन को भी हम शामिल करेंगे आगे। ठीक है, जाके और जो कंक्लूडिंग होगा वो हमारा डिप्रेशन होगा इस टॉपिक के, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है दिमाग से। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब बल्कि किसी प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि इवन जो पसीना आता है उसके भी पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, वो उसमें हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में जो अभी हमने ये 2 सिस्टम की बात की कि हार्ट और इंटेस्टाइन, यानी कि नेक्स्ट हम करेंगे स्वेट ग्लैंड्स, मतलब जो पसीने वाले गदूद उनके ऊपर, फिर जो है ब्लड वेसल्स,
और जो है वो तीसरा हमारा जो जेनेटो यूनरी सिस्टम है, जिसमें अभी आपने मर्दाना और ऐसा वो इनफर्टिलिटी और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद शहजाद। वेलकम। ख़ुवातीन व हज़रात, डॉक्टर नवीद शहजाद कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हमें बता रहे थे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के मुतालिक और डायबिटीज़ से इसका क्या गहरा ताल्लुक़ है और दिल पर और निज़ाम इंहिज़ाम पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करेंगे और आगे भी चलता रहेगा। और आपके जो सवालात हैं, क्वेरीज़ हैं, वो ज़रूर इस लाइव प्रोग्राम में आप पूछते रहिएगा। डॉक्टर साहब अज़ ख़ुद टाइम निकाल के उनको देखते हैं और आपको इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी डायबिटीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। हम ये कहते हैं इस प्रोग्राम में ज़ियाबीतस नो प्रॉब्लम, मगर फिर अगला ये है कि मैनेज विद डॉक्टर नवीद शहजाद। तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।